हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। कल हमने दर्पण सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। दर्पण सूत्र देखा था हमने कल। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये कल हमने दर्पण सूत्र फाइंड किया था, प्राप्त किया था। गोले दर्पण के लिए अवतल दर्पण हुआ या उत्तल दर्पण हुआ, सभी के लिए यही फॉर्मूला प्राप्त होता है दर्पण के लिए। तो ये फॉर्मूला हमने कल देखा था। आज हम रेखिक आवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। रेखिक आवर्धन से हमें प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी स्थिति के बारे में पता लगेगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आज हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रेखिक आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं रेखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानने के लिए। तो देखें, लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखिक आवर्धन कहलाता है। मतलब जो हमने किसी दर्पण के सामने वस्तु रखी है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी हाइट, उस बनने वाले प्रतिबिंब की हाइट तथा जो वस्तु लिए उसकी हाइट का अनुपात ही रेखिक आवर्धन कहलाता है। इसको ही हम पहले, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। रैखिक आवर्धन कहलाता है। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। क्यों? क्योंकि आवर्धन को हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। इस वजह से मैग्निफिकेशन का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम। इस वजह से इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे लिख सकते हैं हम इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट तथा जो वस्तु हमने ले रखी है, जो बिंब हमने ले रखा है, उसकी हाइट का जो अनुपात है उसी को बोला जाता है रेखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। और किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात जो सूत्र होगा वो क्या होगा हमारे पास? लीनियर मैग्निफिकेशन का अर्थात रैखिक आवर्धन, अर्थात रैखिक आवर्धन, अर्थात रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब
की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई मतलब ऊपर तो आ गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और जो रैखिक आवर्धन होता है उसको लिखते हैं हम किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। तो ये लिख दिया हमने स्मॉल एम बराबर, हाँ इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं, इमेज है तो आई लिख दो, मतलब ये हो गया हाइट, एच आई भी लिखा जा सकता है, और ये हो गया बटे ऑब्जेक्ट, या इसको लिख सकते हैं अपन, ये प्रतिबिंब ऊंचाई को h2 माने तो h2 अपॉन h1। ये तो इससे फॉर्मूला निकालने में सुविधा रहेगी, ये m। अब जो फॉर्मूला है, सूत्र क्या प्राप्त होगा हमें, इससे क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास आवर्धन का। तो रैखिक आवर्धन स्मॉल m बराबर, जो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, स्मॉल m बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला आएगा जिसे हम अभी फाइंड आउट करेंगे, जिससे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ये फॉर्मूला है जिससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं, इससे हम न्यूमेरिकल्स पता करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला रैखिक आवर्धन का। अब रैखिक आवर्धन का जो फॉर्मूला है, जो मुझे रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला मिला है, वो मिला है रैखिक आवर्धन स्मॉल m बराबर माइनस वी अपॉन यू। मतलब ये हो गया, जो आवर्धन है ये m की जो वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है, m का जो आवर्धन का फॉर्मूला मुझे मिला है माइनस वी अपॉन यू, ये दर्पण के लिए है। किसके लिए, ये दर्पण के लिए। और दर्पण गोले दर्पण होते हैं ये, तो गोले दर्पण में अवतल दर्पण भी आता है और उत्तल दर्पण भी आता है, तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उत्तल दर्पण हुआ चाहे अवतल दर्पण हुआ, फॉर्मूला रैखिक आवर्धन के लिए यही यूज होगा, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अवतल दर्पण लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होता कि फॉर्मूला अलग होगा, या उत्तल दर्पण लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होता है कि फॉर्मूला अलग होगा। मतलब दोनों ही, अवतल हुआ चाहे उत्तल दर्पण हुआ, सब में यही फॉर्मूला लगेगा रैखिक आवर्धन के लिए, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। अब इसको हम सिद्ध करके भी देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है ये कैसे हमें प्राप्त हुआ है, कि वास्तविकता में ये फॉर्मूला भी होता है या कोई अन्य फॉर्मूला होता है। तो इसको हम सिद्ध करके भी देख सकते हैं। और दोनों से ही सोल्व करके देखेंगे कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। तो पहले तो हम अवतल दर्पण के लिए इस फॉर्मूले को निकालते हैं, तो वास्तविकता में प्राप्त होता है कि नहीं होता है, और फिर उत्तल दर्पण से देखते हैं कि दोनों फॉर्मूले देखें एक ही है या अलग अलग है। तो एक ही फॉर्मूले होते हैं। अब इनको आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं इनको सोल्व करके बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं सोल्व कर रहा हूं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए तो पहले अपन सोल्व कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। तो देखें सबसे पहले अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेंगे। डायग्राम साफ सुथरा हमें बनाना है क्योंकि डायग्राम के ऊपर ये डेरिवेशन होगा। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं जिसमें आपको पूरा स्पष्ट हो जाए। अगर अवतल दर्पण है तो इसके उभार वाला भाग पॉलिश होगा, उभार वाला भाग मैंने पॉलिश कर दिया, और जो इसका दबा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, जैसा कि हम दर्पण में पढ़ते हुए आए हैं। ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष है, ये इस दर्पण की, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष हो गई, ये मुख्य अक्ष।
इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होगा वो C यहाँ होगा, ये इसका फोकस F, फोकस बिंदु। अब हम ये ध्रुव है, इस अवतल दर्पण का ध्रुव। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से कुछ दूर रखते हैं, कहीं भी रखकर हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ये वस्तु हो गई ए बी, जिसे हम बिंब बोल रहे हैं, बिंब बोलो या वस्तु बोलो, ये वस्तु हो गई ए बी। इस वस्तु से चलने वाली पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इस वस्तु से चलने वाली आपतित प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, कौन सी किरण है वो, एपी। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर है? हमने 4 किरणें पढ़ी थी, और उन 4 किरणों में से किन्हीं भी 2 किरणों के मिलने से प्रतिबिंब का निर्माण होता था। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, पहली किरण में ले रहा हूं कि ये एपी जो किरण है मुख्य अक्ष के समान, वस्तु से चलती हुई मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और दर्पण जो है उसके बिंदु पीप से इसका परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी पहली किरण। दूसरी, मुख्य अक्ष से वस्तु से चलने वाली किरण जो ध्रुव पर, वस्तु से चलने वाली किरण एओ जो ध्रुव पर आपतित होती है, चलने वाली किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है, यह उतने ही डिग्री का आपतित होती है, यह परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, और ये दोनों किरणें बिंदु ए पर मिलती हैं, और जहां पर ये किरणें मिलेंगी वहां पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा ए बी। हमें स्पष्ट डायग्राम लेना है जिससे कि हमें कोई कंफ्यूज ना हो और हम क्लियरली इसको समझ सकें। तो देखें, ये मैंने वस्तु ए बी ली थी जो अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है, ये दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु ए बी रखी हुई है जो वक्रता केंद्र से कुछ दूर रखी हुई है। इस वस्तु से चलने वाली पहली आपतित किरण, जो किरण है एपी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई एपी किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है, वो ध्रुव से परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, और ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु ए पर मिलती है, और यहाँ पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और प्रतिबिंब होगा ए बी। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। देखो, वस्तु बड़ी है और ये छोटा है, तो ये क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, और उल्टा बनेगा, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे ही बनते हैं। तो यहां हमने देखा कि ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, वास्तव में मिलती है। इस वजह से प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी उल्टा होगा। अब हमें तो यहाँ पर एक ही आवर्तन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम आगे, तो हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी ओ ले लो या एओ बी ले लो, त्रिभुज एओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप है बेटा, क्योंकि ये कोण बी और कोण बी
पहले त्रिभुज का ए ओ बी का कोण बी और ए डेस बी डेस या ए डेस ओ बी डेस का कोण बी 90 डिग्री पर है, तो एक कोण तो ये बराबर हो गया। दूसरा कोण कोण ये आई और ये कोण आर, ये दोनों भी बराबर हैं क्योंकि ध्रुव पर आपतित है, तो समरूप हो गया। समरूप हो गए, कोई भी दो कोण बराबर है तो समरूपता की कंडीशन लग जाती है, और समरूपता की कंडीशन लग गई तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखें, चूंकि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB त्रिभुज AOB समरूप हैं। क्या ये समरूप हैं? क्योंकि चाहो तो अपन रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ क्यों बेटा समरूप? देखें इधर AOB, ये AOB ये वाला त्रिभुज में ले रहा हूं, ये सेडेड कर देता हूं उसको। एक तो त्रिभुज ए है और दूसरा त्रिभुज अपने पास ये वाला है, ये दोनों त्रिभुज में क्रिया चल रही है। तो देखो त्रिभुज AOB, तो त्रिभुज AOB में कोण B, पहले इस AOB का लिखेंगे, कोण B बराबर कोण B डेश, ये कोण B, इसका तो कोण B और इसका कोण B डेश, क्या ये समकोण, समकोण है। क्या ये दोनों कोण समकोण। तथा दूसरी कंडीशन, कोण AOB बराबर कोण A डेश OB डेश, कोण AOB बराबर कोण A डेश OB डेश। क्यों बराबर है बेटा ये? क्योंकि ध्रुव पर ये किरण आपतित हो रही है तो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। रीजन हो गया कोण I बराबर कोण R, तो दो कंडीशन प्राप्त हो गई, मतलब दो कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, दो कोण बराबर हो रहे हैं, तो ये क्या होगा समरूप। इसलिए समरूपता की कंडीशन से, इसलिए समरूपता की कंडीशन से समरूपता की कंडीशन से लगा देंगे हम। देखें पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, फिर पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसकी दूरी बटे जो दूसरा त्रिभुज है उसकी दूरी। तो देखिए हम यहां पर हम लगा रहे हैं, पहला त्रिभुज हमारे पास AOB है तो ये AB पहला त्रिभुज बटे दूसरा त्रिभुज क्या है मेरे पास, देखिए यहां पर ध्यान से A डेश B डेश, तो बटे A डेश B डेश, AB अपॉन A डेश B डेश बराबर AB अपॉन A डेश B डेश बराबर, देखें हम यहाँ पर AB दूरी कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पर देखें हम, जो AB है पहले क्या है AB, तो ऊपर ये वाली है तो इस वाले ऊंचाई की जो है वस्तु की दूरी, तो दूरी कितनी हो गई OB, AB की दूरी कितनी है ध्रुव से OB, और A डेश B डेश प्रतिबिंब की दूरी कितनी है ध्रुव से OB डेश, OB डेश। अब चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये तो U जो है, ये तो U हो गया, बिंब की दूरी तो हो गई मेरे पास -U क्योंकि ध्रुव से नापी जाती है, तो ये माइनस, और ये प्रतिबिंब है तो ये दूरी हो गई मेरे पास -V, तो ये तो हो गई किसकी दूरी A डेश B डेश की जो मतलब OB डेश, तो हो गया -V और OB हो गया -U। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया AB को हम हाइट भी लिख सकते हैं और AB को हम I भी लिख सकते हैं। तो यदि मैंने इस दूरी को, ये हाइट को माना मैंने h1 और इस हाइट को माना मैंने h2, क्या माना मैंने h2, ये हाइट ले ली अपन ने h2, तो ये हो गया अपने पास h1, वस्तु की जो ऊंचाई है वो h1 ले ली, और प्रतिबिंब की जो
ऊंचाई है वो अपन ने क्या ले ली, h2 ले ली। तो देखते हैं अब h2 जो होगा क्या होगा। तो यहाँ वैल्यू रख दें हम साइड में, चूंकि ए बी बराबर h1 और a डेज b डेज बराबर h2, a डेज b डेज बराबर h2, और OB जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी। ये है अपने पास बिंब की दूरी, बिंब की दूरी OB बराबर माइनस यू। क्योंकि जो दूरी है माइनस क्यों लिए ये, क्योंकि जो आपतित किरण की दिशा है वो है एपी दिशा में। कौन सी आपतित किरण की दिशा, एपी दिशा में, और वस्तु रखी हुई है बी मतलब ए बी उसी दिशा में, मतलब हम कहां से मांगे, उससे विपरीत दिशा में। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आपतित किरण की दिशा तो एपी दिशा में है और दूरी नापी जा रही है ध्रुव ओ से बी की ओर, मतलब ओबी दिशा में, दोनों विपरीत हो गई। इस वजह से क्या हो गया माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये हो गया अपने पास ओबी डेज बराबर माइनस वी। ये भी माइनस वी होगा ओबी डेज, रीजन क्योंकि वही आपतित किरण की दिशा एपी दिशा में है और जो ध्रुव से जो दूरी नापी जा रही है ओबी डेज वो विपरीत दिशा में, मतलब ओ से हम बी डेज की ओर आ रहे हैं। तो ये दिशाएं बदल गई, ये दिशा तो आपतित किरण की दिशा तो ये है और इधर ध्रुव से नाप रहे तो विपरीत दिशा हो गई। इस वजह से क्या होगी माइनस में। तो ये माइनस में हमने रख दिए, ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई थी सब हम साइड में लिखे, सब वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। तो ये तो लिख दिया मैंने, ए बी तो हो गया मेरे पास h1, ए डेज बी डेज हो गया मेरे पास h2। हाँ अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान दें हम कि ये h1 जो हाइट आएगी, हाइट में भी पॉजिटिव नेगेटिव का डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर, ये जो हाइट है ये मुख्य अक्ष से ऊपर है। तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर होने की मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से नीचे की जो हाइट होती है नेगेटिव होती है, तो माइनस h2 आएगा। क्या आएगा, ये माइनस h2, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ऊंचाई, जो कि हमने चिन्ह नियम में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, चिन्ह नियम में, और चिन्ह नियम से वैल्यू रख रहे हैं। तो ये ए डेज बी डेज की हाइट क्या रहेगी, माइनस h2, क्या रहेगी माइनस h2। तो यहाँ अब वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ए बी की जगह रख दिया मैंने h1 और ए डेज बी डेज की जगह रखा मैंने माइनस h2, और ओबी की जगह मैंने रखा माइनस यू, और ओबी डेज की जगह रखा मैंने माइनस वी। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया मेरे पास, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये आ गया h1 अपॉन h2 बराबर u अपॉन मतलब सॉरी h1 अपॉन माइनस h2 अपॉन u अपॉन v। अब यहां पर हम देखते हैं कि मुझे जो फॉर्मूला था वो था मेरे पास h2 अपॉन h1 का, अगर h2 अपॉन h1 आ जाता है तो मैं यहाँ पर m पुट कर सकता हूं। तो ये हमने इस माइनस से गुणा कर लिया पहले, तो इसको क्या कर दिया माइनस से गुणा, तो ये हो गया h1 अपॉन h2 बराबर u अपॉन माइनस u अपॉन माइनस v। अब देखो इसको अब उल्टा कर दें, तो जैसे ही हमको रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो h2 अपॉन h1, जब इधर LHS का पद उल्टेंगे तो RHS का पद भी उलटना पड़ेगा। तो h2 अपॉन h1 बराबर माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। और हम जानते हैं कि h2 अपॉन h1 दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन। h2 अपॉन h1 क्या है, आवर्धन। तो h2 अपॉन h1 ये हमारे पास आ रहा है, h2 अपॉन h1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, m पुट कर सकता हूं। तो ये आ गया अपने पास m बराबर माइनस v अपॉन u। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान से देखें, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था इस जगह टिक किया था, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला मिला मुझे, m का आवर्धन का, रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला प्राप्त होता है m बराबर माइनस v अपॉन u। रैखिक आवर्धन का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है m बराबर माइनस v अपॉन u। ये हमने
अवतल दर्पण के लिए इस फॉर्मूले को सिद्ध कर लिया है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करके देख लिया है कि जो फॉर्मूला यहाँ प्रारंभ में लिखा गया था m बराबर माइनस वी अपॉन यू वास्तविकता में होता है या नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला बताया था m बराबर माइनस वी अपॉन यू, तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है? m बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि शायद उत्तल दर्पण के लिए अलग से निकला है, तो उत्तल दर्पण में भी यही फॉर्मूला प्राप्त होगा, उसको भी हम अभी देखते हैं कि ये तो अवतल दर्पण के लिए निकाल के देख लिया, अब उत्तल दर्पण के लिए भी देखते हैं। तो अब हम यही फॉर्मूला निकाल रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन। उत्तल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन। अब देखते हैं कि रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला किसके लिए? उत्तल दर्पण। देखो अब उत्तल दर्पण में ये अपन ले रहे हैं एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दबा हुआ भाग पॉलिश्ड होता है। उत्तल दर्पण में दबा हुआ भाग क्या होता है? पॉलिश्ड, और उभार वाला भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अवतल दर्पण का, ये इसका वक्रता केंद्र है C। ये यहां पर बनेगा तो लगभग इस जगह प्राप्त होगा। ये वक्रता केंद्र C, ये इसका मुख्य फोकस F। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस उत्तल दर्पण के सामने कहीं कहीं पर भी एक वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु मान लिया अपने कि ये वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर ये वस्तु है AB। ये किरण इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो ये कहां से? ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। या डायरेक्ट इसको नहीं बनाए तो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगी वो बिना विचलित हुए वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। यहाँ तो जाएगी, पीछे डॉट 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 जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा ये यहाँ से आ रही है। ये किरण इधर गई और ये किरण वापस इसी मार्ग पर लौट आई इधर की ओर। अब देखिए दूसरी किरण हम लेते हैं। ये हमारे पास ध्रुव है, ध्रुव O। अब दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है, ये ध्रुव पर आपतित हो रही है किरण। ध्रुव पर आपतित होने के बाद यहां से ये परावर्तित होती है। ये किरण यहां से परावर्तित हो जाती है ध्रुव O से। ये ध्रुव से यहां से इसका परावर्तन होता है उतना ही कोण बनाते हुए जितने कोण पर आपतित हुई थी। इसको अगर हम डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये हमें इस जगह बनती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर इस जगह तो ऐसा लगता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो A डैश B डैश यहाँ पर प्राप्त होगा। कहाँ मिल रहा है? A डैश B डैश। जो हम देख रहे हैं कि किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासीय तो सीधा होगा। आभासीय तो क्या रहेगा? ये सीधा और वस्तु से छोटा। अब देखें हम वही हमें तो डेरिवेशन करके देखना है, तो देखते हैं डेरिवेशन में क्या होता है।
वही पहले त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। तो पहला त्रिभुज ले रहे हैं अपन, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। तो देखो चूंकि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लो, कौन सा त्रिभुज, ए डेस ओ बी डेस, त्रिभुज ए डेस ओ बी डेस। पहला त्रिभुज है मेरे पास ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है ए डेस ओ बी डेस, समरूप है। मैं लिख रहा हूं समरूप है, समरूप है। क्यों है वो रीजन भी लिखेंगे हम, समरूप है क्योंकि जब एक स्पष्ट हो जाएगा तो समरूपता की कंडीशन लगा देंगे। क्योंकि क्या कारण है बेटा, ये कोण बी, पहले एओ बी का कोण बी, तो कोण बी बराबर ए डेस ओ बी डेस में क्या है, कोण एओ बी में तो कोण बी, और ए डेस ओ बी डेस में कोण बी डेस, क्या ये समकोण है। तो ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर होंगे। अब बात करें हम, ये तो कोण आई है और ये कोण आर है, ये कोण आर है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा, क्योंकि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि इसी किरण को मैंने डॉट 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 पीछे बढ़ाया है, क्योंकि ये ध्रुव पर आपतित हो रही तो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, और इसको पीछे बढ़ाने पर ये दोनों कोण इस प्रकार से कोई दो तिर्यक रेखाएं काटे ये, और इस प्रकार से कोई दो तिर्यक रेखाएं काटे, तो इस प्रकार सामने बनने आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये कोण आर है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, आर होगा। तो इस त्रिभुज में देखें हम तो कोण आई कोण आर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डेस ओ बी डेस, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डेस ओ बी डेस, कोण ए डेस ओ बी डेस। क्यों है, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई आर के बराबर होगा इसलिए। तो जब दो कोण बराबर है तो समरूपता की कंडीशन लग गई, इसलिए दोनों समरूप होंगे। अतः समरूपता की कंडीशन से, अतः समरूपता की कंडीशन से, तो वही जो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज की हाइट मतलब जो ऊंचाई है वह बिंब वस्तु की ए बी, इस दूरी को मैं h1 ले रहा हूं, और ये हाइट होगी वो h2 होगी, क्योंकि ऊपर ही आ रही है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये आ गया ए बी अपॉन ए डेस बी डेस बराबर ए बी, पहले त्रिभुज की ऊंचाई है तो दूसरे बटा में दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई आएगी, पहले ऊंचाई है उसकी ध्रुव ओ से दूरी, तो क्या होगी ओबी, मतलब ए बी की ध्रुव ओ से दूरी क्या हो गई ओबी, और ए डेस बी डेस की ध्रुव ओ से दूरी क्या होगी ओबी डेस बटे ओबी डेस। तो यहां देखें हम बिंब की ऊंचाई क्या है मेरे पास, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई ए बी बराबर तो h1 पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक की होती है चिन्ह नियम से। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डेस बी डेस बराबर, ये भी h2 होगी, प्लस में रहेगी, कारण है क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष से ऊपर ही प्राप्त हो रही है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई क्या होती है धनात्मक। फिर बिंब की दूरी, बिंब की दूरी ओबी, ये माइनस में प्राप्त होगी क्योंकि उधर से नापी जा रही है माइनस यू, और तो आ गया ओबी बिंब की दूरी ओबी बराबर माइनस यू, ओबी बराबर माइनस यू। दूसरी हमारे पास प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
OB डेज, OB डेज बराबर, अब जो प्रतिबिंब है ये आपतित किरण इधर की ओर जा रही है और प्रतिबिंब OB डेज जो है वो भी आपतित किरण की दिशा में ही है, तो ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त हो रहा है, तो ये V पॉजिटिव में। अब ये वैल्यू रखते हैं हम इसके अंदर इस फॉर्मूले में, तो AB की जगह तो रखा मैंने H1 और A डेज B डेज की जगह रखा मैंने H2 और यहाँ पर OB की जगह रखा मैंने -U और OB डेज की जगह रखा मैंने V। अब उसको इस वाले पद को हम बदलते हैं, उलट देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास H2 अपॉन LHS को उल्टा कर दिया, H2 अपॉन H1 बराबर RHS भी उल्टा हो जाएगा, तो -V अपॉन U। और हम जानते हैं चूंकि m बराबर क्या होता है, चूंकि m बराबर वही H2 अपॉन H1, तो ये m की जगह H2 अपॉन H1 की जगह मैं m पुट कर दूं, तो m बराबर आ गया -V अपॉन U। ये आ गया अपने पास m बराबर -V अपॉन U। अब ध्यान से देखें हम कि दोनों ही फॉर्मूले बराबर प्राप्त हो रहे हैं, सेम। ये फॉर्मूला मिला हमें m बराबर -V अपॉन U, जो फॉर्मूला मैंने रैखिक आवर्धन पढ़ाते समय प्रारंभ में लिखा था, m बराबर -V अपॉन U, और बोला था कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी के लिए रैखिक आवर्धन का मान समान ही होगा। तो ये रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है, जिससे हम वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं कि वस्तु किस स्थिति में है। ये रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला नोट लगा के लिख सकते हैं हम, नोट में NOT नोट, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन लीनियर, लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन का सूत्र समान ही होता है, सूत्र समान ही होता है। इससे हम कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, कि हमें कोई कंफ्यूज उत्पन्न नहीं होगा कि अवतल दर्पण है तो, अवतल दर्पण है तो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, और उत्तल दर्पण है तो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें हमें कंफ्यूज होने वाली कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन का मान क्या होता है, समान होता है। ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है m बराबर -V अपॉन U, इस फॉर्मूले के आधार पर हम आवर्धन, रैखिक आवर्धन की एक और परिभाषा दे सकते हैं। मतलब ये भी परिभाषा लिखी जा सकती है, ये भी लिखी जा सकती है, क्योंकि क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, m बराबर H2 अपॉन H1 बराबर -V अपॉन U। तो एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन तो हमने दे ही दी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रैखिक आवर्धन कहलाता है। लेकिन अगर इसके आधार पर दें तो ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या ये प्रतिबिंब की दूरी, और नीचे क्या है, बिंब की दूरी का अनुपात भी क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इसके आधार पर एक परिभाषा और लिखी जा सकती है, क्या लिखी जा सकती है, उसको हम नीचे लिख सकते हैं, या लिख लो यहां पर अर्थात लगाकर, अर्थात ये एक परिभाषा और बना सकते हैं इसकी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण, दर्पण से